नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आजकल राजस्थान की राजनीति नए दौर से गुजर रही है। आजकल अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नारायण सिंह जैसे नेताओं की राजनीतिक चर्चा ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती और ना ही ज़्यादा कोई इन्हें अब भाव देता हुआ नज़र आ रहा है। आजकल ज़्यादा चर्चा हो रही है तो सचिन पायलट की हो रही है, राजकुमार रौत की हो रही है, रविंद्र सिंह भाटी की हो रही है, नरेश मीणा की हो रही है, हनुमान बेनीवाल जैसे नेता की हो रही है और राजेंद्र सिंह गुड़ा जैसे नेता की हो रही है। तो ये जो एक अलग बदलाव आया है, ये बदलाव आगे राजस्थान की राजनीति को किस मुकाम पर लेके जाएगा? क्या युवा शक्ति आगे आकर राजस्थान की लीडरशिप, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने हाथ में लेगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आजकल एक नेता ऐसा भी है जो किसी पार्टी से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहा है, हालांकि बार बार पार्टी बदल भी रहा है, और लेकिन अपने दम पर वो राजस्थान में 2 बार मंत्री रह चुका है और अपने दम पर उसने अशोक गहलोत सरकार को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया भी। अशोक गहलोत की 2 बार सरकार बनाने में मदद भी की। अपनी दबंगाई से, अपनी राजनीतिक हैसियत से, अपनी राजनीतिक कुशलता कहिए या फिर राजनीतिक चतुराई से 2 बार सरकार के मंत्री रहे और फिर अंतिम दिनों में मंत्रिमंडल में रहते हुए ही अपनी पार्टी की सरकार को उन्होंने कटघरे में भी खड़ा किया। समझ गए होंगे, राजेंद्र सिंह गुड़ा की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आजकल जिस तरह से झुंझुनू में उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, उदयपुर वाटी से आकर झुंझुनू में आकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना, जिस तरह से नरेश मीणा अटरू से आकर देवली उनियारा में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, ठीक उसी तरह की परिदृश्य झुंझुनू में बना हुआ है। और जिस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा जो तरीका अपना रहे हैं वो काफ़ी लाजवाब है। वैसे वो पिछले 6 महीने से झुंझुनू में पूरी तरह से सक्रिय हैं और कोई भी अगर छोटा मोटा भी कोई मामला हो जाता है, मौके पर पहुंच जाते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाते हैं, अफसरों से भिड़ पड़ते हैं, अफसरों से लड़ाई तक कर लेते हैं। घबराते तो वो बिल्कुल कभी भी नहीं हैं और उनकी यही दबंगाई उन्हें मतदाताओं के करीब ले जाती है, हर जाति और बिरादरी के लोगों के करीब ले जाती है। हालांकि अब उन्हें राजस्थान की राजनीति का नया चाणक्य कहा जा रहा है, लेकिन चाणक्य तो वो बहुत पहले ही बन चुके थे जब 2008 में पहली बार विधायक बने बसपा के टिकट पर। बाद में कांग्रेस पार्टी को, सरकार को समर्थन किया, अशोक गहलोत को समर्थन किया और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। बड़े बड़े जो विधायक चुनकर आए थे वो सब बैठे के बैठे रह गए और उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह हासिल कर ली। हालांकि अगला चुनाव 2013 में वो हार गए थे, लेकिन 2018 में जब वो फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े तो फिर से चुनाव जीते और फिर से उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को मदद दी और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, इसलिए वापस उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन विधायक बनते ही 2018 में उन्होंने बसपा को छोड़ दिया और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन दिया, अशोक गहलोत को समर्थन दिया और मंत्रिमंडल में जगह बनाई। यानी अब तक वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका 5वां चुनाव है झुंझुनू से और इन 4 चुनावों में 2 बार वो विधायक चुने गए हैं और दोनों बार ही वो मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो कहना पड़ेगा कि उनमें कुछ ना कुछ दम है, कुछ ना कुछ चतुराई है, कुछ ना कुछ राजनीतिक कुशलता है और वही राजनीतिक चतुराई, वही राजनीतिक कुशलता अब झुंझुनू में वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पर ओला परिवार का ज़बरदस्त दबदबा रहा है झुंझुनू सीट पर। लेकिन वहाँ पर इस बार राहें काफ़ी कठिन हो गई है। बजेंद्र ओला जो झुंझुनू के सांसद बन गए हैं, उनके सांसद बनने के बाद में ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे अमित ओला को टिकट दिया गया है। लेकिन जहाँ पर उन्होंने जो मुस्लिम परंपरागत वोट थे कांग्रेस पार्टी को डालते हुए आए थे, उस वोट बैंक पर राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बहुत बड़ी सेंधमारी कर ली है। हालांकि मैं अभी कुछ भी कहना ज़्यादा जल्दीबाजी होगा। कितने सेंधमारी की है, कितने वोट काटेंगे ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की ओर से उन्हें समर्थन मिल रहा है और परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का माना जाता है और वहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक हैं वो करीब 49,000 वहाँ पर मतदाता हैं। जाट मतदाताओं के बाद में मुस्लिम मतदाताओं का ही नंबर आता है और कहा जाता है कि बजेंद्र ओला की जीत में मुस्लिम मतदाता ही
एक तरीके से उनके जीत के रास्ते आसान कर रहे थे। 2008 से वे लगातार चुनाव जीत रहे थे और झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी की जीत में मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। लेकिन इस बार रास्ते काफ़ी कठिन हैं। अमित ओला के परंपरागत मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस को वोट डालते आए हैं वो कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं और इसमें बाजी मार ली है राजेंद्र सिंह गुड़ा ने। गुड़ा जानते हैं कि उन्हें हो सकता है ब्राह्मण कैंडिडेट करीबन 20,000 मतदाता हैं, ब्राह्मण जाति के, वैश्य समुदाय के 8,000 मतदाता हैं, ये शायद वोट उन्हें ना मिले, इसलिए उनकी एससी मतदाता यहाँ पर करीबन 42,000 हैं, मुस्लिम मतदाता 49,000 हैं और राजपूत मतदाता 28,000 हैं। तो इन तीनों वोट बैंक पर वो बराबर निगाहें डाले हुए हैं, बराबर किस तरह से इनके जो जातिगत जो नेता होते हैं यहाँ पर, जो जिनकी अच्छी अपने अपने समाज में प्रतिष्ठा होती है, उन्हें लगातार जोड़ते जा रहे हैं और लगातार उनका समर्थन हासिल करते जा रहे हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कितना उनकी सेंधमारी कितनी घातक होगी या थोड़ी हल्की होगी या वो सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा के मीटिंगों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, नारेबाजी करते हैं उनको लेकर, ठीक उसी तरह का नज़ारा झुंझुनू में देखने को मिल रहा है। तो हालात वहाँ पर ज़रूर ख़राब कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अमित ओला के और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से जादूगर अशोक गहलोत को कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो राजेंद्र सिंह गुड़ा खुद ही एक नए चाणक्य के रूप में स्थापित उन्होंने खुद को कर लिया है। कहाँ उदयपुर पार्टी, कहाँ झुंझुनू, और झुंझुनू में जाट बेल्ट में आकर वहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना। वो जानते हैं जाट समुदाय के वोट उन्हें ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है वो काफ़ी लाजवाब है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का हिस्सा हैं और इस बात को, इस चर्चा को गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वो एकनाथ शिंदे शिवसेना वाली पार्टी के राजस्थान के एक तरीके से समन्वयक हैं और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और ये दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ एकनाथ शिंदे से और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लीडरों से राजेंद्र सिंह गुड़ा को इशारा मिला हो और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का भी एक हिस्सा हो कि यहाँ पर किस तरह से ओला परिवार के वर्चस्व को ख़त्म किया जाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में करे। तो हो सकता है राजेंद्र सिंह गुड़ा को मैदान में उतार दिया हो और इसलिए इस तरह की चर्चाएं हो रही है। अब ये चर्चाएं कितनी सत्य है असत्य है ये एक अलग विषय है, लेकिन मूल बात यही है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मुकाबला वहाँ पर रोचक बना दिया है। इसलिए आज मैंने एक विशेष ये जो राजनीतिक स्टोरी आपके लिए तैयार की है, तो आप भी थोड़ा मुझे अपने राय ज़रूर इस वीडियो में प्रकट कीजिएगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इस बार जिस तरह से यहाँ पर पिछले चुनावों से लगातार 2-3 चुनावों से देखने को आया है कि बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में यहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार भजनलाल शर्मा ने भी काफ़ी चतुराई दिखाई है और बागी उम्मीदवार जो बबलू चौधरी थे उन्हें काफ़ी हद तक मना भी लिया है। और अगर इस तरह से आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी राजेंद्र बाबू जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, अमित ओला भी जाट समुदाय के हैं, तो राजेंद्र बाबू और जो जाट वोटर हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा 67,000 के करीब हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि ओला परिवार या अमित ओला को ही वोट मिलेंगे। राजेंद्र बाबू भी जाट बिरादरी के हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है, वो भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे सक्रिय हैं। तो निश्चित रूप से जाट वोट बैंक की यहाँ पर आपस में कटिंग होगी अमित ओला और राजेंद्र बाबू में। इसलिए यहाँ पर यह कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा कि किसे ज़्यादा जाट बिरादरी के वोट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वोटों की कटिंग होगी। तो इस स्थिति में राजेंद्र सिंह गुड़ा जिनकी निगाहें एससी समुदाय के वोटरों पर है, मुस्लिम समुदाय के वोटरों पर है, राजपूत समुदाय के वोटरों पर है, तो वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन मतदाताओं का समर्थन हासिल कर लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 2 नंबर पर भी रह सकते हैं और 1 नंबर पर भी रह सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। बड़ी बात यह है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र सिंह राठौड़ को एक राजपूतों का नंबर 1 राजपूत नेता मानते हैं। इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हो सकता है
झुंझुनू सीट को कब्जे में करने के लिए इस पूरी रणनीति में राजेंद्र सिंह गुड़ा का पर्दे के पीछे से राजेंद्र सिंह राठौड़ का पर्दे के पीछे से राजेंद्र गुड़ा को आशीर्वाद हो, क्योंकि अभी तक वहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ नज़र नहीं आए हैं झुंझुनू में प्रचार प्रसार करने में। हो सकता है पार्टी ने उन्हें थोड़ा अलग किया हुआ हो, जिस तरह से जाट और राजपूतों के बीच आपस में टकराव के से थोड़े हालात देखने को मिले हैं, इसलिए उन्हें नहीं भेजा हो। लेकिन वो राजपूत समाज के जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा उन्हें नंबर 1 नेता मानते हैं, तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वहाँ पर राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं तो वो अपने आप ही राजपूत समाज के वोटर उनकी कटिंग कर लेंगे, या राजपूत समाज के वोटर अगर वो खुद में समावेश कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी को राजपूत समाज के वोट ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान, विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से राजपूत समाज की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिली, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि राजपूत समाज के वोटों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। लेकिन अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा वहाँ से उन्हें राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो हो सकता है वो उन वोटों को संभाल कर रख ले। तो ये कहा जा रहा है कि जो चर्चा होती है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सत्यता तो नज़र आ रही है। लेकिन सत्यता ये भी है कि वो बी टीम का हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्थिति इस बार इतनी ज़बरदस्त विकट बना दी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि राजेंद्र सिंह गुड़ा और राजेंद्र बाबू दोनों में से कोई 1-2 नंबर पर रह भी सकते हैं। ये एक चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि वहाँ पर जो परिदृश्य इस समय नज़र आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों।